डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या होने वाला है, किस प्रकार की संभावनाएं हैं, एक सही कंपनी का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं, और ADSCI ये एक बड़ी संस्था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या सोच रही है, ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियसली डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आने की खबर होती है, हम कमिंग सून का एक छोटा सा वीडियो डालते हैं और उसमें अक्सर 1000, 1200, 1500, 2000 व्यूज़ आते हैं। लेकिन ये वाला जब हमने कमिंग सून का एपिसोड डाला, इंट्रो वीडियो, 12,000 से ज़्यादा व्यू अब तक हो चुके थे जिस दिन हम लोग इसको शूट कर रहे हैं। शायद 300 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किया था नीचे। सो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार की शख्सियत होगी, कितनी बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, डायरेक्ट सेलिंग में लोग कितना उनसे प्यार करते हैं। सो आइए हम स्वागत करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी का जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने का जिम्मा अपने कंधों पे लिया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उस मुकाम पे देखना चाहते हैं जिसकी ये हकदार है। एक एसोसिएशन है जिसका आपने पिछले दिनों खूब सारा नाम सुना होगा, अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में, ADSCI। जी हाँ, केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया लीगल स्टेटस। डायरेक्ट सेलिंग की संस्था ADSCI ने जताया आभार। इस निर्णय को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संजीव कुमार जी हमारे मेहमान हैं। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र सर, सबसे पहले चैट विद सुरेंद्र वत्स हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बड़े शो में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संजीव सर। आपके शब्दों की बड़ी वैल्यू है। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो पूरी इंडस्ट्री उसको बड़ी गंभीरता के साथ में लेती है, और आपने सबसे बड़ा शो बोला है तो आज तक लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, तो आज तो वो सीरियस ले लेंगे। थैंक यू। जैसे मैं बता रहा था संजीव सर, आपके कमिंग सून के वीडियो पे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स थे सर, 4 घंटे लग गए। और उससे मालूम चला कि आपको लोग किस अंदाज में प्यार करते हैं, किस रूप में आपको देखते हैं। कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। तीर्थेंद्र तिवारी ने लिखा है, आ गया है वह समय जिसका था हमें इंतजार, आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के असली हीरो। श्यामलाल जी ने लिखा है, लाखों लोगों के दिलों की धड़कन, डायरेक्ट सेलिंग को पहचान दिलाने वाले महानायक 21वीं सदी के हीरो। महावीर ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को व्यावसायिक बिजनेस स्थापित करने वाले सदी के महानायक, गरीबों के मसीहा और ईमानदारी नेक नीति के साथ में लाखों लोगों के घरों में आयुर्वेद के माध्यम से खुशियां लाने वाले डॉक्टर संजीव सर, आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। ओपी ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नई दिशा देने वाले लाखों लोगों के अन्नदाता डॉक्टर संजीव सर को कोटि कोटि प्रणाम। अमर जायसवाल ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग में भी मिस्टर संजीव कुमार जी एक महादेव का रूप हैं, जो इस इंडस्ट्री को खराब कर रहे उनके लिए सबक सिखाने के लिए खुद महादेव अवतरित हुए हैं इस धरती पर, संजीव गुरु जी के रूप में। और संदीप फरमान ने लिखा है, लाखों दिलों की धड़कन, डायरेक्ट सेलिंग को नई पहचान दिलाने वाले डायरेक्ट सेलिंग के महानायक, गुरुओं के गुरु, महागुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या खिलाते हो लोगों को? कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा कि ये मुझे कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट कर पाए एक दिन। और बस ये प्यार है सर जनता का, आपका। नहीं देखिए, मैं ऑनेस्टली एक चीज़ मानता भी उस चीज़ को, आपसे पूछना भी चाहता हूँ। मेरा तो धंधा ही है लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, और बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुका हूँ।
और लेकिन जिस प्रकार आपने पिछले 4-5 साल में इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है, इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी है, 25 मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग आए हैं जो 28-30 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो एक अलग पहचान बनाई, एक अलग छवि बनाई, वो आपकी व्यूअरशिप से दिखती है, आपके इंटरव्यू से, आपके कमिंग सून के उस 1 मिनट के क्लिप से वो दिखती है। तो ऐसा क्या संजीव जी कर रहे हैं जो दूसरे लोगों को फॉलो करना चाहिए? मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक अलग एक ऐसा मॉडल लगता है कि जैसा मॉडल मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी बिजनेस का ऐसा मॉडल है। ये एक बड़ी पवित्र सी इंडस्ट्री है। मतलब जो आज का समाज है, जो आज की दुनिया है, जिस हिसाब से लोग जी रहे हैं या एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं या एक दूसरे से काम करवा रहे हैं, लेकिन वो जो कनेक्शन, जो आत्मीयता, जो प्रेम, जो भाव यहाँ पर मिलता है हमें, एक डायरेक्ट सेलर बनता है, बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन फिर भी एक छोटे आदमी से प्यार करता है, उसके घर भी जाता है, खाना भी खाता है। यहाँ गरीब अमीर की खाई नहीं है, जात पात की खाई नहीं है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ सब सबकी भलाई की कामना करते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है इससे बड़ा धर्म का और पवित्र काम शायद मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उसी तरीके से इसमें पवित्रता होनी चाहिए, वही कमिटमेंट होने चाहिए और वही सच्चा भाव होना चाहिए इस इंडस्ट्री के प्रति। तो मुझे लगता है दुनिया की भगवान ने सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री बनाई है। तो सच्चा भाव, कमिटमेंट, सारी दूरियां मिटा के काम करें तो संजीव जी जैसी ख्याति प्राप्त की जा सकती है। नहीं, हाँ बिल्कुल, मुझसे भी बेहतर बन सकते हैं। दैट्स ग्रेट। मेरे पास में बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, मेरे दिमाग में, जहन में घूम रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वो व्यूअर जो आपको नहीं जानते हैं, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दीजिए, अब तक की जर्नी कैसे रही? मैं आर्मी में जॉब करता था। 2007 में अचानक मुझे डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला और इस इंडस्ट्री का जो नेचर ऑफ बिजनेस देख के मैं प्रभावित हुआ था कि यहाँ आपको अपने साथ साथ लोगों को भी कैरियर देना है, लोगों को भी बड़ा बनाना है, और आप बिना लोगों के बड़े बनाया बड़े नहीं बन सकते। और दूसरा लगा कि यहाँ कोई भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास जो मर्जी चाहे वो यहाँ मान, सम्मान, पहचान और पैसा सब कुछ कमा सकता है। अब एक इंसान की जिंदगी में अगर मान, सम्मान, पहचान, पैसा कमाने का मौका कोई इंडस्ट्री दे तो मुझे लगा तो दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है। आए, काम किया, 2007 से 2013 तक काम किया, फिर एक बार इस इंडस्ट्री से मन ही उठ गया, फिर रिजाइन कर दिया। अच्छा। और फिर अब जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, ऐसा सोच लिया, लाइफ में कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल काटा मार दिया जिंदगी में। फिर लेकिन वही है सर, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये ऐसा रस दे देती है कि इंसान रसपान करता ही रहता है। तो थोड़ा इसकी नॉलेज लेते रहे, ज्ञान लेते रहे, यार क्या सही होता है, क्या एथिकल होता है, क्या अनएथिकल होता है, क्या वाकई में इंडस्ट्री अनएथिकल है या ये एथिकल है। तो वो उस मझधार में फंसे रहे, लेकिन 2014 में उससे निकलने का मौका मिला, फिर 2014 से आज अपना काम कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। एक चीज़ मैं व्यूअर को शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत 1990s यानी 1990 के बाद में हुई, और स्पेशली 1996 के बाद में कुछ विदेशी कंपनियां हमारे देश में आई, तो थोड़ा गति मिली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। और डायरेक्ट सेलिंग की बात को रखने के लिए कुछ एसोसिएशन बनी हमारे देश में, वो एसोसिएशन काम करती रही और बहुत एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। 2011-12 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बड़ा टफ टाइम था, और मैं भी पर्सनली उस समय डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में क्लोजली कनेक्ट हुआ। लगभग 11 सालों से मैंने बड़ी नज़दीक से चीज़ों को होते हुए देखा है। हम सब लोगों की एक डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स आने चाहिए। 2016 में रूल्स आ गए। फिर डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन पहले डिमांड थी गाइडलाइंस आनी चाहिए, मॉडल गाइडलाइन आ गई, फिर रूल्स आ गए 28 दिसंबर 2021 को। और अभी डायरेक्ट सेलिंग में अमेंडमेंट्स आए हैं, रूल्स में कुछ कमी रह गई थी, तो अभी जून 2023 में अमेंडमेंट्स आ गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया, लेकिन स्पेशली अभी जो अमेंडमेंट्स आए हैं जिसकी बहुत ज़्यादा दरकरार थी, एक डेफिनेशन मिसिंग थी कहीं ना कहीं हमारे रूल्स में, वो आ गई है। तो उसको दिलाने में जिस एक एसोसिएशन का सबसे बड़ा योगदान रहा, वो एसोसिएशन है ADACI, और उसके प्रेसिडेंट संजीव सर हमारे बीच में हैं। पहली चीज़ तो संजीव सर, आपका बहुत बड़ा योगदान है, मैं अंदर तक उस चीज़ को जानता हूँ। तो पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मेरे पास में मौका है आपका धन्यवाद करने के लिए, और आपको सैल्यूट करने के लिए। आपने इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़े कन्फ्यूज़न को आपने दूर करवा दिया है। एक बात छोटा सा कहना चाहूँगा सर, और ये जान के आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे और शायद भरोसा ना करें,
मैंने लड़ना आपसे सीखा है। अरे अरे सर। देखिए सर, जब ये इंडस्ट्री 2011-12 के उस दौर से गुजर रही थी सर तो आपने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो इतिहास बन गई देश में। तो जब मैं आपके संपर्क में आया और मैंने वो आपको मिला और देखा तो मैंने कहा यार, जब 2011-12 में जब कुछ भी नहीं था तब सुरेंद्र सर इतने बड़े स्टेप लिए, इतनी बड़ी लड़ाई लड़के इंडस्ट्री को किसी हद तक गाइडलाइंस दिलवाई, सेव किया। तो सर इंस्पिरेशन तो आप ही। जबरदस्त। देखिए मेरा ये मानना है संजीव सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको समय समय पे कुछ लोग लीड करते हैं और वो आगे लेके जाते हैं, और वो जब इन दिनों संजीव जी ने संभाला हुआ है तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो बहुत बढ़िया, बहुत सारी बातें करेंगे संजीव सर। ADSCI और दूसरे एसोसिएशन ने काम किया, लेकिन ADSCI ने लीड किया स्पेशली अमेंडमेंट्स को लाने में। आगे क्या प्लानिंग है? ADSCI अब गवर्नमेंट से क्या चाह रही है कि इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए? सर ADSCI चाहती है कि इंडस्ट्री को वही रेपो मिले जिसकी हकदार है, और इंडस्ट्री को हिंदुस्तान का हर आम नागरिक समझे। वो हमारे साथ एसोसिएट हो चाहे ना हो, लेकिन वो हमारी इंडस्ट्री को उन्हीं नज़रों से देखे जिसके लायक इंडस्ट्री है, जो यहाँ पर आत्मीयता है, जो प्यार है, जो रोजगार है, जो हर बच्चे को आज एम्प्लॉयमेंट होने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर बड़े को, बुजुर्ग को एज लिमिट नहीं, कास्टिज्म नहीं, कुछ तो नहीं है यहाँ पर। राइट। तो वो हमारे को अधिकार मिलने चाहिए, और उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इथिकल और अनइथिकल का डिफरेंस थोड़ा क्रिएट करे। उसके लिए अभी ADSCI की नेक्स्ट लड़ाई जो ये है, गवर्नमेंट से बातचीत है, जो भी है कोशिश करेंगे, बातचीत से बात बने सारी, कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एसोसिएशंस के साथ एसोसिएट होकर एक कमेटी फॉर्म करे। अच्छा। जैसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRD है, जैसे शेयर मार्केट को से भी कंट्रोल करती है, ऐसी एक कमेटी एसोसिएशन के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए जो कि इस डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रोल करे इंडिया में, और इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को ज़्यादा बढ़ावा दे। और जो अनइथिकल डायरेक्ट सेलिंग है, जो बिल्कुल ही एक नए उसी माइंड से आते हैं कि भाई यहाँ लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाओ, लोगों के रिलेशंस का फ़ायदा उठाओ, कुछ भी प्रोडक्ट बेचो, कुछ भी प्लान बनाओ, नॉन कैलकुलेटिव प्लान बनाओ, कहीं से उठा के प्रोडक्ट बेच दो, ऐसे लोगों पे थोड़ा कड़ा शिकंजा गवर्नमेंट कसे। उसकी हमारी बातचीत अभी गवर्नमेंट से चल रही है। मैंने संजीव सर हमारे 50वें एपिसोड में जो हमारा गोल्डन जुबली एपिसोड था, हेम पांडे सर हमारे गेस्ट थे, उनसे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही प्रश्न पूछा था कि सर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पे रेगुलेटरी बॉडी बने, कब बनेगी? तो उनका रिप्लाई था कि अभी आपकी इंडस्ट्री का साइज़ बहुत छोटा है, गवर्नमेंट को अगर कोई नई चीज़ लेके आएगी तो उसमें मैन पावर चाहिए, उसमें पैसा लगेगा, तो आपकी इंडस्ट्री का साइज़ अभी इतना बड़ा है ही नहीं। साइज़ बड़ा होगा तो शायद सरकार उस बारे में सोचेगी। तो साइज़ बड़ा कैसे हो इंडस्ट्री का, सब लोग मिलके और बड़ा काम करें, कितना पोटेंशियल आपको दिखता है इंडिया में? देखिए सर, साइज इंडस्ट्री का जब ही बड़ा हो सकता है जब ये स्विचनेस खत्म हो। मतलब ये जो अभी कोई कंपनी आएगी, अचानक से किसी को इम्प्रेस करेगी, अपने उल्टे सीधे प्रमोशन करेगी। साइज बड़ा होता है सर जो कंपनियां ऑलरेडी स्टेब्लिश कंपनियां हैं, चाहे वो 50 हैं, चाहे वो 100 हैं, चाहे 200 हैं, लेकिन जो स्टेब्लिश कंपनियां वहीं पर रहकर लोग बड़ा काम करें। क्योंकि जब ये स्विच होता है इधर से उधर, तो कहीं ना कहीं टर्नओवर्स में फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं एथिकल अनएथिकल की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव मैसेज आता है। जैसे आज आप देखिए कि आज आप देख रहे हैं कि कोई लीडर कहीं इधर उधर जाता है तो यूट्यूब वगैरह पे आके, फेसबुक वगैरह पे बातें करता है, तो जो आम जनता है वो ये देखती है कि यार ये इंडस्ट्री शायद हमारे लायक नहीं है। हमें आम जनता को ये बताना होगा, अपनी इंडस्ट्री को इतना एथिकल वे में करना होगा कि आम जनता ये भरोसा करे, यस आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैं बेशक इस इंडस्ट्री में काम ना करूं, क्योंकि सर ये ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ओनली फॉर मनी नहीं है, ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। मैं इस कंपनी के साथ काम ना करूं लेकिन इसका प्रोडक्ट यूज करूं। तो जब लोगों का रुझान, हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता का रुझान हमारे प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होगा, लोग हमारे प्रोडक्ट से प्रभावित होंगे और हमारे प्रोडक्ट इस लायक होंगे कि लोग उन्हें खरीद सकेंगे, यूज कर सकेंगे और लोग हमारे यूजर बनेंगे, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का साइज तब बहुत बड़ा बनेगा। दैट्स ग्रेट सर। एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूँ, उसको कहीं ना कहीं आपने टच किया। ऐसे कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, एक व्यक्ति किसी ठीक ठाक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, रेप्यूटेड कंपनी थी, पुरानी कंपनी थी, पैसा भी ले रहा था, नेटवर्क भी था, वो अचानक किसी ऐसी जगह चला जाता है जिसका फ्यूचर एक आम आदमी भी समझ सकता है कि अंधकार में है, शायद पैसा मिल जाएगा उसको ज़्यादा। तो ऐसी प्रवृत्ति क्यों होती है लोगों की? आपने भी कुछ लोगों को देखा होगा और उनके संपर्क में कुछ लोग आते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
सर मुझे लगता है मतलब ये इंडस्ट्री तो इतनी इमोशनल इंडस्ट्री, इतने टच रहता है एक लीडर का अपने डाउनलाइन से, डाउनलाइन का अपने अपलाइन से, एक सालों का रिश्ता हो जाता है, सालों साथ काम करते हैं, सालों साथ घूमते हैं, सालों टूर करते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई से भी ज़्यादा बड़े रिश्ते बन जाते हैं लोगों के। लेकिन अगर एक व्यक्ति किसी भी ऐरी गैरी कंपनी में आकर किसी लालच में अगर जा रहा है, देखिए सर बिना लालच के कोई नहीं जाता, कोई ना कोई लालच उसको वहाँ पर मिलता है तो उसको लगता है मैं जो यहाँ नहीं कर पाया इससे ज़्यादा वहाँ कर पाऊंगा। अच्छा, कुछ लोग तो कमाते कमाते भी स्विच करते हैं, आप देख ही रहे हो, क्रिप्टो में भी स्विच करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान में स्विच करते हैं, कुछ ऐसी कंपनी में स्विच करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड, जिनका प्रोडक्ट सिर्फ एक मखोटा है, प्रोडक्ट सिर्फ मखोटा है। लेकिन वो लोग सिर्फ अपने लालच के लिए, हजारों लोग जिन्होंने उससे प्यार किया, हजारों लोग जिन्होंने उसे अपना आइडल माना, हजारों लोग जिन्होंने उसे अपना गुरु माना, उसको छोड़ के कुछ निकल जाता है। लेकिन छोड़ कर नहीं निकलता सर, उनको ले जाने की भी कोशिश करता है। अच्छा जब लगे कि अगर एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो अगर उसमें वाकई में ही सेल्फ डिसीजन मेकर है, वाकई में वो अपने डिसीजन पे गर्व करता है, तो उन लोगों को ना लेके जाए, अकेला जाए, काम करके दिखाए। लेकिन इसी वजह से इंडस्ट्री के अंदर जो हम चाहते हैं कि इथिकल वे नेटवर्क मार्केटिंग हो, इथिकल हमारे आम समाज हमें इज्जत दे, सम्मान दे, ये सब चीज़ें बंद होंगी सर, एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऐसे इनको मैं क्या बोलूँ, ये लीडर नहीं, मतलब लीडर ही है, ऐसे लालची लोगों के साथ अगर कोई व्यक्ति लालच में जिंदगी लगाएगा तो कभी ना कभी खत्म होगा, और कोई कैरियर में जिंदगी लगाएगा तो उसका कैरियर पक्का बनेगा। तो लोगों को अपने कैरियर पे ध्यान देना है, लालच पे ध्यान नहीं देना। ऐसे लालची लोगों को बाइकआउट करें। और अभी हम लोग तो एक रूल ला रहे हैं DCI में कि जो भी लोग बड़े बड़े लीडर्स इधर उधर स्विच होते हैं उनको हम ब्लैक लिस्टेड करने वाले हैं। अरे वाह। और ब्लैक लिस्टेड करने के बाद हम अपनी वेबसाइटों पे डाल देंगे, वो हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी कंपनी उनमें कहीं भी जीवन में ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर वो एक बार इन्वेस्टमेंट प्लान में चला गया है तो अब जीवन भर इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रोडक्ट बेस में हम उसे आने नहीं देंगे। क्या बात है सर। आई थिंक मलेशिया में एक ऐसा कानून है, कानून नहीं मतलब एसोसिएशन ने ऐसा बनाया हुआ है कि जो लोग अनएथिकल प्रैक्टिस, और ये कुछ गिने चुने लोग रहते हैं सर, वो इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, माहौल ख़राब करते हैं कहीं ना कहीं। मतलब जैसे पुलिस पे लिखा रहता है ना कि भाई ये जो है ना ये फरार बंदे हैं, तो वैसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं कि ऐसा कुछ लेके आएंगे? करेंगे ना सर, इंडस्ट्री एक हो रही है धीरे धीरे, सारी एसोसिएशन से एक हो रही हैं, सभी लोग आपस में बात करते हैं, सब लोग आपस में जुड़ चुके हैं, तो बातें चल रही है कि इन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए। आज आप इन्वेस्टमेंट प्लान में चले जाओ तो 1-1.5 साल आप वहाँ पैसा बनता है, नहीं बनता, उसके बाद आप प्रोडक्ट बेस्ड ढूंढते हो। तो आप एक ही डिसीजन लो ना, अपने डिसीजन पे मतलब अपने डिसीजन पे काबिज रहो, दिखाओ दुनिया को कि यार मैंने डिसीजन लिया, आई टेक द डिसीजन एंड मेक द राइट। लेकिन ऐसे तो इससे क्या, वो अकेला नहीं, वो लाखों हजारों बच्चों की जिंदगी को खराब करता है। दैट्स ग्रेट। एक बड़ा प्रश्न है सर, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों ने पूछा है। अगर एक व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग सोच में आ गई कि यार इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, मैंने इसमें काम करना है, उसको एक ऐसी कंपनी चुननी है जिस पे वो 100% विश्वास कर सके और अपना करियर लगा सके, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या चेक करें? सर देखिए, किसी ने कहा है कि आप किसी की बातों में ना जाए, कागजों में जाए। जो कागज बोलते हैं वो कागज जो बता सकते हो, बातें नहीं बता सकती। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि किस भी कंपनी में मैं जा रहा हूँ, उसके प्रमोटर्स जो हैं, उसके डायरेक्टर्स को, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आए, क्या वो एक विजन के साथ आए, एक मिशन के साथ आए, या वो भी एक अपनी छोटी सी दुकान खोल के छोटे मोटे पैसे बटोर के भागने के लिए आए। क्योंकि इंडस्ट्री का बदनाम होने का कारण ही ये रहा है कि लोगों ने अपने कैरियर लगाए, कोई 1 साल में गया, कोई 1.5 साल में गया, प्रोडक्ट भी लेके आया, कोई प्लान भी लेके आया, ऑफिस भी खोला, सॉफ्टवेयर भी बनाया। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपके जो प्रमोटर्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका मिशन क्या। उसके बाद आप डायरेक्ट सेलिंग की रूल्स जो आज आए हैं उन्हें कंपनी कितना फॉलो कर रही है, उसका जो एग्रीमेंट हो रहा है अपने डायरेक्ट सेलर के साथ वो कितना स्ट्रॉन्ग है, फॉर कंपनी एंड फॉर डायरेक्ट सेलर आल्सो, दोनों के लिए वो एग्रीमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर वो जो प्रोडक्ट दे रहा है, वो प्रोडक्ट के ट्रेडमार्क क्या उसके हैं या वो किसी के भी लेके बेच रहा है, जिससे वो प्रोडक्ट ले रहा है या बना रहा है वो तो उनके ऊपर है। तो वो प्रोडक्ट जो ले रहा है या बना रहा है, वो प्रोडक्ट के क्या उनके पूरे पैरामीटर्स पे कंप्लीट है, क्या वो लैब टेस्टेड है, क्या वहाँ R&D हुई है। उसके बाद आपका जो प्लान आप दे रहे हो मार्केट में, वो एक लालच तो नहीं फेंक रहे, क्या कैलकुलेशन है, क्या मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, क्या उस प्लान में परसेंटेज दिखा के बताया जा सकता है कि आज ये आपने जो बोला ये मेरे को जीवन में कैसे मिलेगा, क्या ये कोई आपको ब्रीफ कर सकता है कि ये पैसा यहाँ से आएगा। तो वो सारे पैरामीटर्स, पेपर्स, गवर्नमेंट के सारे कंप्लायंस, प्रोडक्ट की लीगल मेट्रोलॉजी से आपका जो लेवल है वो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से अप्रूव है नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे लोग, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बहुत प्यारे और बहुत इमोशनल होते हैं और वो मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। वो समझ में जब आता है जब गाड़ी छूट चुकी होती है या 2-3 साल जीवन के खराब कर लेते।
हमारे एक मेहमान थे सर, सुनील गुप्ता, तो उनसे मैंने प्रश्न पूछा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे चूज़ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत सीरियस काम है, और उन्होंने बताया कि जब मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने लगभग 20 साल पहले ज्वाइन किया था किसी कंपनी को, उन्होंने कहा कि मैंने उस समय 1 साल लगाया कंपनियों को चेक करने में, कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या सिस्टम है, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया। और वो 20 साल से की कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये रहती है, मामा जी ने बोल दिया, चाचा जी ने बोल दिया, बुआ जी का लड़का नाराज़ हो जाएगा, तो इसलिए मैं जुड़ जाता हूँ, और कहीं ना कहीं फिर इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कंपनी का चुनाव करना। कंपनी का चुनाव करते समय सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, आप कंपनी की पूरी केस स्टडी करें, आप किसी की भी बातों में ना आए। आप पेपर्स की स्टडी करें, आप प्रोडक्ट की स्टडी करें, आप एकदम क्यों जुड़ रहे हैं, आप प्रोडक्ट लें, उसकी यूज करें, उसके रिजल्ट लें, मार्केट से कंपैरेटिबल प्राइस लें, सब कुछ लें ना। आप तो हकदार है, आप तो फ्रीडम में, आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी आ सकता है कि आप मेरी कंपनी चुनाव कर लें। देखिए सुरेंद्र सर, सबसे बड़ी बात आज हिंदुस्तान के अवाम को ये जानने की है कि 1,72,000 कंपनी 1996 से लेके 2023 तक भारत में MLM के सॉफ्टवेयर ऑफिस बन चुके हैं। और आज उसमें अगर आप बात करें इंडियन और फॉरेन दोनों कंपनियां मैं मिला लूं, तो आज ज्यादा से आप लोग खूब तसल्ली से ढूंढ ले तो 20 कंपनी मिलेंगी। सर ये कहाँ गए 1,72,000 कंपनियां खुल के कहाँ गई, किन लोगों ने खोली होंगी, कितने लोगों को जोड़ा होगा? तो ये इसलिए तो इंडस्ट्री का साइज नहीं बढ़ता ना। और आप एक चीज और देखिए सुरेंद्र सर, आज जितने भी हमारे अचीवर्स आपके प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे लगता है सारे अचीवर्स आ चुके हैं, आप सभी की केस स्टडी कीजिए ना सर। केस स्टडी सबसे ज्यादा सच बोलती है। जो लोग 10-10 साल 15-15 साल से एक कंपनी, वो इंडिया के टॉप अचीवर है। 2-2 साल 1-1 साल वाला एक अचीवर बता दो सर आप, जो आपके प्लेटफॉर्म पे आए। हम तो कोशिश करते हैं सर ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करें, है कि नहीं? क्योंकि सर वहीं पर बेस बनता है। एक प्रश्न है सर, इसी से संबंधित है, प्रणव का प्रश्न है ये, सर मार्केट में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी काम कर रही हैं, जिनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं हैं, उनका फ्यूचर क्या है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना कोई क्राइटेरिया नहीं है एज ए गवर्नमेंट रूल्स भी मैं बात करूं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो पर्पस था ना, जो डायरेक्ट सेलिंग बनी थी 1903 में, डायरेक्ट सेलिंग इसलिए बनी थी कि जो कंपैरेटिबल प्राइस के जो प्रोडक्ट मार्केट में जाते हैं, उन मार्केट को compete नहीं कर सकते थे क्वालिटी से। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बने और लोगों को रेफरेंस दे के दे सकें, इसके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत इस इंडस्ट्री में होती है। क्योंकि इंडस्ट्री रिलेशन बेस्ड इंडस्ट्री है, इमोशन बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर आपने मुझे कोई प्रोडक्ट दिया और मुझे उसका रिजल्ट नहीं आया, तो मेरे और आपके रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। आपने मुझे कोई साबुन दी और उसमें नहाने में मजा नहीं आया, रेट भी ठीक नहीं, तो मेरे आपके रिश्ते और खराब हो जाएंगे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्ट। प्लान इज अ बाई पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्लान इज सेकेंडरी, प्रोडक्ट इज प्राइमरी। अगर प्रोडक्ट प्राइमरी है तो मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि आपको तसल्ली हो जाती है कि जी मेरी आंखों के सामने बन रहा है, जो डल रहा है डल रहा है। और आप किसी से ले भी रहे तो ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर से लें, जिसके पास सारे लैब रिपोर्ट्स हों, R&Ds हों, जिसका एक अच्छा सेटअप हो, जो गवर्नमेंट के सारे कंप्लायंस पूरा कर रहा हो, तो उससे भी आप लेके चला सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक समय पर आकर अगर आप कुछ ग्रोथ कर लेते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। राइट, दैट्स ग्रेट सर। आपकी लीडरशिप में बहुत सारे लोगों ने बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो एक प्रश्न मैं वो लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास में ना सारे अनुभव हैं। आपके पास में एक डायरेक्ट सेलर का भी अनुभव है, आपके पास में एक कंपनी मैनेजमेंट का भी अनुभव, आपके पास में इंडस्ट्री को चलाने का, एसोसिएशन को चलाने का वो भी एक्सपीरियंस है। तो आप इसका बखूबी उत्तर दे पाएंगे। सर लीडरशिप को कैसे डेवलप करें, और जो टीम में आते हैं उन्हें कैसे लीडर में कन्वर्ट करें? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप में कैसे डेवलप करें, तो इस दुनिया में ना 2 तरह के लीडर होते हैं सर। एक मैन मेड लीडर होता है, गॉड मेड लीडर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से लीडर होते हैं, क्लास में मॉनिटर होते हैं, हर जगह मॉनिटर होते हैं, हर जगह नंबर 1 होते हैं, स्कूल के प्रेसिडेंट, स्कूल के कैप्टन होते हैं, फिर कॉलेज के प्रेसिडेंट होते हैं। ये होता है मैन मेड लीडर। तो हमारी इंडस्ट्री में वो 0.01% लोग हैं जो गॉड मेड लीडर है। यहाँ मैन मेड लीडर बनाने की जरूरत। तो लीडरशिप कब खड़ी होती है? लीडरशिप का सबसे पहला पैरामीटर है रिलेशनशिप, कि जब कोई आपके साथ एसोसिएट हो रहा है, आप उसके साथ अपने रिश्ते और व्यवहार कैसे रखते हैं। अगर आप बॉस का, जो इस इंडस्ट्री में बनता नहीं है, सीनियर का, ईगो का, ईर्ष्या का व्यवहार रखेंगे, तो आपके साथ कोई लीडर नहीं बनेगा, और जो होगा वो भी छोड़ के चला जाएगा। तो सबसे पहले आप उसके साथ एक मजबूत रिलेशनशिप डेवलप करें, उसके बाद एजुकेशन डेवलप करें। यहाँ पर सर के मोटिवेशन बेस्ड बिजनेस नहीं है। मोटिवेशन लाइफ में क्या होता है, एक स्टार्टअप होता है
यार मुझे ये काम करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नेटवर्कर बनना है, मोटिवेशन है। अब इसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट कराएं। तो वो प्रोसेस होता है एजुकेशन का। हमारी इंडस्ट्री में मोटिवेशन का अभाव नहीं है, बच्चों में इतनी मेहनत करने की क्षमता है कि वो 20-20 घंटे काम कर सकते हैं, अभाव है एजुकेशन का। तो एजुकेशन अगर आप लीडरशिप की एजुकेशन देंगे, इन्वॉल्व रखेंगे अपने साथ, उन्हें अपने साथ काम करा के एग्जाम्पल जनरेट करेंगे, होता क्या है, कहते हैं लीडर सेट एन एग्जाम्पल। लीडर पहले करके दिखाता है फिर करवाता है। तो अगर आप चाहते हैं यार मेरा लीडर फॉलो अप अच्छा करे, तो आप उसके साथ जाके फॉलो अप करें ना। आप चाहते हैं मेरा लीडर सेमिनार बहुत अच्छा करे, तो पहले सेमिनार करके दिखाए ना, फिर उसको सेमिनार लेने का मौका दे। अब दिक्कत यहाँ पर क्या है, हीरो बनाना भी है और हीरो बनना भी है, तो दोनों चीजें नहीं हो सकती सर। अगर आप हीरो बनाने में विश्वास रखोगे तो लीडरशिप डेवलप होगी, और आप हीरो बनते ही रहोगे तो लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, क्योंकि आप उनको मौका नहीं दोगे। आपको लगता है कि वो अच्छी ट्रेनिंग ले, तो उसको ट्रेनिंग लेके दिखाए, फिर उसको स्टेज दे दे, छोड़ दे, वो जैसा बोले बोलने देना, जैसा बोले बोलने दे, सेमिनार में जैसा बोले बोलने देना, बैठ जाए, बाद में जाके 5 मिनट में क्लोज कर दे, क्या हो गया, माहौल वही बन जाएगा। तो जो आपके अंदर डर है कि इसको स्टेज दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसको भेजूंगा, इसको नहीं भेजूंगा, ये डर आपकी लीडरशिप डेवलप नहीं होने देता। हाँ, मतलब हीरो बनना नहीं है, हीरो बनाना है। और दैट्स ग्रेट। गलतियां तो होंगी सर, जब आप जिम्मेवारी देंगे लोगों को, गलतियां करेंगे। हमने भी तो सब लोगों ने गिर गिर के चलना सीखा है ना, तो वहाँ से भी मैसेज यही है। वंडरफुल सर, अद्भुत काम कर रहे हैं संजीव सर आप। और अगले इंटरव्यू में हम लोग और डिटेल में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। समय की लिमिटेशन है हमारे पास। एक बार फिर पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स में जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो ये थे संजीव कुमार जी, ADSCI के प्रेसिडेंट हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा मुकाम देना चाहते हैं, जज्बा बहुत बड़ा है, एक फौजी की तरह काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सैनिक हैं। सो अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।